चल रही है उसमें मुझे मौका दिया है। जनाब स्पीकर, इस वक्त मुल्क में जो बेयकीनी है, जो एक हैजान की कैफियत है, ये किसी हादसे की पैदावार नहीं है बल्कि एक प्लान्ड तरीके से इस हैजान को पैदा किया गया है और इस हैजान को अपने ख़ास मकसद के लिए इस्तेमाल करना, ये हमारे मुखालिफिन का, ये कुछ लोगों का वतीरा बना है। और आज इस हैजान का शिकार हो के अदालत के अंदर जो माहौल है, पार्लिमान में जो माहौल है, सियासी जमातों में जो माहौल है, मीडिया में जो माहौल है, हर बंदा, पाकिस्तान का हर शहरी इस बात पे मुतफक्कर है, वो किसी भी तरफ का है, वो किसी भी जमात से ताल्लुक़ रखता है कि फ्यूचरिस्टिकली हमारा क्या बनेगा, मुल्क किस तरफ जा रहा है। और जनाब स्पीकर, इस मुल्क में सियासी लड़ाइयाँ बहुत तवील रही हैं, हम भी उन लड़ाइयों का हिस्सा रहे, हमारी जमातें भी, हम आपस में भी लड़ते रहे, लेकिन फिर माजी के तजर्बों से सीख के ये फैसला हुआ कि हम इस मुल्क के अंदर एक ऐसा असलूब तय करें कि सियासी जमातें, सियासी हुकूमतें एक पीसफुल ट्रांजिशन के ज़रिए अगली सियासी हुकूमत के हवाले की जाएँ। और जनाब स्पीकर, ये इसी ऐवान का तदब्बर था कि आपने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के ज़हन के तख्लीक थी, उन्होंने उसी के ज़रिए, इसी ऐवान ने वो कानून साजी की, वो आइन साजी की कि उसकी बुनियाद पड़ी 2013 में और 2018 में एक पीसफुल ट्रांजिशन हुई। यही कोशिश थी कि इस दफ़ा भी ये असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करे और एक मुंतखब ऐवान को ये अपना इक़्तिदार मुंतकिल करे। लेकिन जनाब स्पीकर, इस वक्त इमरान खान साहब ने या हमारी अपोजिशन ने ये रास्ता बंद कर रखा है और उन्होंने कोशिश की कि वो इस मुल्क के अंदर अर्ली इंतखाबात, अपनी मर्जी के इंतखाब और अपनी मर्जी के टर्म्स पे इंतखाब कराना चाहें। शायद उन्हें कुछ अहम जगहों पे बैठे हुए अफराद की ज़रूरत थी कि उनके होते होते इंतखाब हो जाए। कुछ महीनों में अब कुछ अहम ओहदे खाली होने हैं, उससे पहले पहले शायद उनको उतावलापन था, उनको जल्दी थी। लेकिन जनाब, यहाँ तक मुझे कहने की इजाज़त दीजिए कि हमने तो वो असूल बनाया था कि जिसकी बुनियाद पे पहली दफ़ा इस ऐवान के अंदर से एक पीसफुल ट्रांजिशन के ज़रिए एक वज़ीर आज़म को अलग करके और दूसरे वज़ीर आज़म को अलग किया गया। जनाब स्पीकर, ये काम आज भी इस अमल की ज़रूरत थी, लेकिन इसको रोकने के लिए इमरान खान साहब ने भरपूर कोशिशें की। और आज इसी लड़ाई के अंदर जनाब वाला अदालती बहस शुरू हुई, लड़ाई शुरू हुई। उस लड़ाई के अंदर रोज़ नए सवाल उठते हैं। आज पिछले 2-3 दिन से ऐवान में ये बहस है, मीडिया में ये बहस है, हर जगह पे मुल्क भर में लोग इस मुबाहिसे में हैं कि अदालत में क्या हुआ, आइंदा क्या होगा, क्या हुकूमत अमल दरामद करेगी, नहीं करेगी, इस तसादम का, इस लड़ाई का, इस रस्साकशी का अंजाम क्या होगा। लेकिन जनाब स्पीकर, कि इसका आगाज कैसे हुआ है, एक सवाल किया जाता है रोज, क्या इनका तकाजा यह है कि 90 रोज में इंतखाब होने हैं? तो क्या देखा जाए कि अदालत ने 90 रोज के इस बात को, जिसका बड़ा तकाजा किया गया और हम पे इल्जाम है कि आपने 90 रोज के उस बॉर्डर को क्रॉस किया या उस कदगन को क्रॉस किया, क्या आज अदालत उसको खुद क्रॉस करके नहीं गई? पंजाब में आप इलेक्शन की डेट दे रहे हैं 120 दिन के बाद और खैबर पख्तूनख्वा में उसकी डेट भी नहीं दे रहे। जनाब स्पीकर, ये भी देखा जाना है और देखा जाना चाहिए। और ये सिर्फ हमारी आवाज़ नहीं है, ये आवाज़ बेंच और बार की तरफ से भी आई। बेंच के अंदर बैठे हुए जज साहब, इसी बेंच के अंदर जो 9 से 3 पे आया, इसी बेंच के अंदर बैठे हुए जज साहिबान ने कहा कि पहले इस बात का भी फैसला होना चाहिए कि ये असम्बलियाँ दुरुस्त तोड़ी गई थी कि नहीं। जनाब स्पीकर, आपको याद होगा इस मुल्क के अंदर पहले भी ये काम हुआ। 1988 में बलोचिस्तान की असम्बली, मीर जफरुल्लाह जमाली साहब उस वक्त वज़ीर आला थे, उन्होंने बलोचिस्तान की असम्बली डिसॉल्व कर दी। स्पीकर उनके खिलाफ अदालत में केस किया। अदालत ने असम्बली बहाल की कि असम्बली तोड़ने की वजूहात नहीं थी, उसका कोई जवाज नहीं था और बिला जवाज असम्बली तोड़ी गई। 1993 में फिर पंजाब के अंदर बहरान आया। उस वक्त के चीफ मिनिस्टर मियां मंजूर वट्टू ने पंजाब की असम्बली डिसॉल्व की
उस असेंबली को भी बहाल किया गया कि जवाब दुरुस्त नहीं था। यह कहना कि स्पीकर के जो चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर के पास जो इख्तियार है असेंबलियां डिसॉल्व करने का वो अनकंडीशनल है, ये बात दुरुस्त नहीं है। और इसी तरह 1993 में जनाब स्पीकर केपी असेंबली, उस वक्त की सरहद असेंबली होती थी, उस असेंबली को गुलाम इसहाक खान दी देन प्रेसिडेंट ने गवर्नर से वो असेंबली डिसॉल्व कराई, तो वहां की हाई कोर्ट ने उस असेंबली को बहाल किया कि लड़ाई तो मरकज में है और आपने सूबाई असेंबली किस बुनियाद पर तोड़ दी है। वो असेंबली बहाल हुई और फिर एक अजीब काम भी हुआ जनाबे वाला, इस मुल्क की तारीख में बड़े बड़े अजीब फैसले हुए हैं। कहा जाता है कि उस वक्त तक जज साहब थे जस्टिस उस्मान सुप्रीम कोर्ट के, कहते हैं रिपोर्टेड केस है कि उन्होंने गुसल खाने में बैठ के ये हुक्म दे दिया कि मैं इस फैसले को स्टे करता हूं। ये भी हमारे मुल्क की एक तारीख मौजूद है। लेकिन उन तीनों ये से बाकी फैसलों के अंदर भी कई दफा ये हुआ कि अदालतों ने ये फैसले दिए कि आपने असेंबली गलत तोड़ी है। आज कहा जा रहा है कि जनाब अनकंडीशनल इख्तियार था। हुजूर वाला दुनिया में इख्तियार अनकंडीशनल नहीं होता जनाब स्पीकर। अगर आप अनकंडीशनल इख्तियारात को इस्तेमाल करते हैं तो उससे जुर्म जन्म लेते हैं, उससे क्यास और क्राइसिस जन्म लेते हैं, आप खुदाई इख्तियार नहीं रखते। और यही बात हम जज साहब को भी कहते रहे। वैसे जनाब स्पीकर ये तो है कि आला अदालतों के जज साहिबान के बारे में हमारे एक सीनियर दोस्त, आप भी जानते हैं, वो अक्सर कहा करते थे कि कोई बंदा जब जज बनता है तो वो 4-6 महीने जज बंदा रहता है, उसके बाद वो जज बन जाता है। इसलिए कि उसको कोई 100-150 बंदा रोज मी लॉर्ड मी लॉर्ड मी लॉर्ड कहता है और 2-4 महीने में अल्टीमेटली वो मी लॉर्ड बन जाता है। और मैंने ये कहा था कि वो मशहूर शेर है ना कि जी तुझसे पहले जो शख्स यहाँ तख्त नशीं था उसको भी अपने खुदा होने का इतना ही यकीन था। लेकिन जब स्पीकर फिर क्या हुआ कि आज हमारी अपनी इस शहर की गलियां, इस शहर की सड़कें भी वो नज़ारे देख रही हैं, लाहौर की सड़कें भी वो नज़ारे देख रही हैं, और भी बहुत सारे शहरों की सड़कें वो नज़ारे देख रही हैं कि वही आला लोग, वही आला जज साहबान जो खुदाई दावे करके बैठ गए थे कि हम अनकंडीशनल इख्तियारात के मालिक हैं और हम ही हैं जो इस मुल्क के मसीहा हैं, हम ही हैं जो सियासत को भी चलाएंगे, हम ही हैं जो मईशत को भी चलाएंगे, हम ही हैं जो डेवलपमेंट भी चलाएंगे। आज फिरते हैं मीर खार, कोई पूछता नहीं, इस आशिकी में इज्जत सादात भी गई। आज ये हालत हुई पड़ी है उनकी। जनाब स्पीकर, सवाल यह है, कहा जाता है कि जी आईन के अंदर ये चीज दी गई। हुजूर वाला, आईन क्या कोई स्ट्रेट लाइन है, एक सीधी लकीर है कि आपने उसके ऊपर ही चलना है? नहीं जनाबे वाला, आईन एक अरेंजमेंट है, आईन एक स्कीम है, आईन एक वेब है। आईन बहुत सारे तकाजों को, बहुत सारे आर्टिकल्स को जोड़ के एक निज़ाम तश्कील देता है। उसकी आइसोलेशन में एक शेख को आप उठा के सिर्फ ये कहते रहें कि 90 रोज, उसकी बुनियाद पे आईन। हुजूर वाला, अगर आपको पाकिस्तान के इदारे कह रहे हैं कि आप इस वक्त इलेक्शन कराने के लिए जो मशीनरी हमें चाहिए वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो देख तो लीजिए कि वो दुरुस्त कह रहे हैं कि गलत। जनाब स्पीकर, अदालत के अंदर अजीब माहौल था। मैं भी इत्तेफाक से 2-3 दिन अदालत के अंदर गया, बड़ा दिलचस्प माहौल था। सुना करते थे कि अदालत में वकील बोलते हैं और जज नहीं बोलते। एक मशहूर, मुझे नाम तो उनका याद नहीं है, अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े मशहूर जज थे, ब्लैक। उनके बारे में मशहूर है कि शायद वो अपनी सारी 20, 25, 30 साल की तारीख में शायद वो 4 या 5 दफा बोले थे अपनी कोर्ट के अंदर बैठे हुए, और वो सिर्फ लोगों को सुनते थे, वकला को सुन के फैसले करते थे। हम भी सुनते थे कि जज बोलते कम हैं, सुनते ज्यादा हैं। वहां 3 दिन अजीब हाल था। हमारा वकील खड़ा होकर बोलना चाहता था, अटॉर्नी जनरल, और 3 जज साहबान बैठे हुए, कभी एक का सवाल, कभी दूसरे का सवाल, कभी तीसरे का सवाल। और फिर उनको कहा जा रहा था, जिसने अपना मुकदमा खड़ा करना था उसको कहा जा रहा था कि जनाब आप जरा फलां पेज पे फलां पैरा पढ़े। दूसरे जज साहब फरमाते थे आप फलां लाइन से फलां लाइन पढ़े। हुजूर वाला, इससे तो यूं लगता है कि आप प्री कंसीव्ड माइंड से, प्री डिटरमिन्ड माइंड से बैठे थे कि आप अपना मुकदमा खड़ा कर रहे हैं और आप अटॉर्नी जनरल को नहीं बोलने दे रहे। और फिर यह कहा गया, अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जनाब एक सवाल खड़ा हो गया है आपकी अदालत के ऊपर कि ये जो फैसला है ये 4-3 का हुआ था या 2-3 से ये फैसला आपका करार पाया था।
इस फैसले को पहले तय कर लें। कहा गया इसको बाद में देखते हैं, और बाद में क्या देखना था, यानी उससे पहले आपने पूरा मुकदमा चलवा लिया, आपने मुकदमे का फैसला डिटरमिन कर लिया, और उसके बाद अपनी जजमेंट में बगैर उस पर डिबेट कराए आप कह रहे हैं कि हम 4-3 के फैसले को नहीं बल्कि 2-3 के फैसले को मानते हैं। आप अकलियत के फैसले को अक्सरियत में मुसल्लत करना चाह रहे हैं। ये कौन सा इंसाफ और कौन सी अदालत है? हमें आप किस असूल की बात कर रहे हैं? जिसने आप जनाब स्पीकर, जिसने इस ऐवान को असूलों और कानून पर चलने के दर्स देने हैं, पहले उसको अपने आप को भी देखना होगा कि क्या वो खुद अपने असूलों पर चल रहा है। जनाब स्पीकर, हम जब यहां आते हैं तो हम मुख्तलिफ बैकग्राउंड से, मुख्तलिफ नजरियात की हामिल जमातें होती हैं, कुछ के नेशनल एजेंडाज होते हैं, कुछ के इलाकाई इशूज के ऊपर जमातें तश्कील पाती हैं, अपने अपने मंशूर होते हैं। हमारी डिवीजन तो जेन्युइन है, और ये इस लाइन से उस तरफ और इस तरफ ये वाज़ेह लाइनें हैं, ये इस ऐवान का तकद्दस और हुस्न है। जनाब स्पीकर, हम भी अक्सरियत की बुनियाद पर फैसले करते हैं। मुझे ये सवाल तो करना है ना कि जनाब आपको क्या हुआ? आपके यहां तो ऐसा नहीं है, अदालत के अंदर तो ऐसा नहीं है। वहां तो जज 2 बैठे या 10 बैठे या 17 बैठे, सबके सब जजेस ने एक कानून के तहत फैसला करना है। और आपने आज हमें यह कहा कि जनाब हम मुतालबे कर रहे थे आपसे कि हम जब सियासी जमातें हैं, आप एक जमात का मुकदमा सुन रहे हैं, हम सियासी जमातें हैं, हम भी इसके फ्रीक हैं, हम भी स्टेक होल्डर हैं। आप इलेक्शन कमीशन को तो बुला रहे हैं, आप सेक्रेटरी खजाना को तो बुला रहे हैं, आप सेक्रेटरी दिफा को तो बुला रहे हैं, और आप असद उमर साहब को सफाशी और फरमाइशी तौर पे बुला रहे हैं कि वो अदालत के अंदर आके गलत फिगर दे। मैं यहां इस ऐवान पे खड़ा होकर इस फ्लोर पे मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि गलत फिगर दे के उसने अदालत को डिसीव किया, और उसकी बड़ी तारीफें हुई। हमारे वकला 6 दिन रोज जाके चीखते। पहले दिन से उन्होंने कहा जनाब हमें सुने, हम स्टेक होल्डर हैं। कहा गया अच्छा आप बैठिए, आपको बाद में सुनेंगे। 6ठे दिन कहा गया कि आपने तो ऐलान कर रखा था कि आप बायकाट करेंगे। जनाब स्पीकर, मुझे सवाल नहीं करना कि हम क्या करने गए थे। पीपल्स पार्टी के सीनियर वकील, मुस्लिम लीग के सीनियर वकील, JUI के सीनियर वकील 6 दिन वहां बैठे रहे, और 6ठे दिन जब आपने फैसला सुनाया, आपने उनको कहा मैं आपको नहीं सुनूंगा। आप तो कहते थे कि हां मैं आपको मौका देता हूं, तो फिर हम आपकी किस बात पे यकीन करें? आप लोगों को पहले यानी अंडर द कारपेट करते रहे आर्गूमेंट, अच्छा मैं बाद में सुनता हूं, बाद में सुनता हूं, और फिर अपनी मर्जी का एक फैसला निकाल के आपने दे दिया। और वहां पे जनाब स्पीकर ये भी था कि ओपन कोर्ट की बातें हैं जो मैं आपको कोट कर रहा हूं। डिफेंस सेक्रेटरी को बुलाया गया, उन्हें कहा गया कि जनाब आप हमें तफसीलात दें। उन्होंने कहा जी हम आपको बंद कमरे में चाहते हैं कि जरा इन कैमरा कुछ ऐसी हसास मालूमात हैं हम आपको वो दे सकें। कहा गया कि नहीं। फिर अल्टीमेटली तय हुआ कि आप हमें बंद लिफाफे में अपनी मालूमात जो हैं, अपनी जो और हम यहां कुछ सवाल रेज करेंगे इस अदालत के अंदर, आप पे कुछ सवाल करेंगे और उन सवालात से हम समझेंगे कि आप क्या कहना चाहते हैं। अभी वो रिपोर्ट नहीं आई थी जनाबे वाला, और आपने आर्गूमेंट कंक्लूड करके अदालत बंद कर दी। और उसके बाद अगले दिन उनकी रिपोर्ट आई, पता नहीं पड़ी नहीं पड़ी हमें नहीं पता। वो बंद कमरे के अंदर बैठ के आपने चंद लम्हों में उस रिपोर्ट को देखा और उसको एक तरफ फेंकते हुए आपने फैसला फरमा दिया। ये फरमाइए हम इस पे नाइंसाफी का दुहाई ना दें तो क्या करें, इस पे सवाल ना उठाएं तो क्या करें? कहीं तो आप पे सवाल होगा। अगर हमारी कार्रवाई को, अगर हमारी बातों को, अगर हुकूमत की कारकर्दगी को आपने चेक करना है, आपको हक दिया है, तो फिर आपकी कारकर्दगी का भी हमें चेक करना है। यह भी हमें आइन हक देता है। ये नहीं हो सकता कि आप अनक्वालिफाइड इख्तियारात के हामिल हो जाएंगे और आपको कोई नहीं पूछेगा। हमें आपका एहतराम है, लेकिन जनाब स्पीकर ये बात भी है, अदालत का एहतराम है, अदालत का एहतराम है। हुजूर वाला एहतराम कराए जाते हैं। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के कानून से जबानबंदियां तो हो सकती हैं, एहतराम नहीं हुआ करते। एहतराम दिलों में होते हैं और वो कंडक्ट से होते हैं, वो आपके रवैयों से और आपके फैसलों से होते हैं। और इन फैसलों से आप चाहें कि लोग, वो कहते हैं ना, अगर गुमान हो तो शायर ने कहा था कि सुनो तो सही जहां में है तेरा फसाना क्या, कहती है तुझको खल्के खुदा गायबाना क्या। जरा उस तरफ सुनिए जनाबे वाला, वहां लोग आपको क्या कह रहे हैं। हजूर वाला, हमें कहा जाता है कि जी आप इत्तेफाक राय पैदा करें, आप बैठ के बातें करें,
आप मशावरत करें। मैंने पहले भी गुजारिश की कि जनाबे वाला हम तो मुख्तलिफ बैकग्राउंड से आते हैं, अपने अपने मंशूरों के तहत आते हैं और हमारे ये मफाद भी होते हैं सियासी तौर पे कि हम लोगों में ज़रा पॉपुलर हो, हमें वोट बैंक में इजाफा हो जाए। हमें तो आप कह रहे हैं कि आप सियासी तौर पे इकट्ठे बैठे, एक दिन आपने ये मशवरा दिया, दूसरे दिन आपने फैसला दे दिया। या तो आप ये फरमाते हैं कि मैं एक हफ्ते के लिए अदालत की कार्रवाई ज़रा मुलतवी करता हूँ, सियासी जमातें आपस में बैठे, सियासी जमातों को आप मशवरा देते एक बड़े के तौर पे तो आपकी राय में वजन होता। लेकिन आपने एक तरफ फिर बात की, उसको फ्लैग किया और अल्टीमेटली आप आगे से निकल कर फैसला दे दिया। आपने इस तनाज़े को खड़ा किया है। आज जिस क्राइसिस को इस ऐवान में भी महसूस किया जा रहा है, सारे मुल्क के अंदर महसूस किया जा रहा है, जनाब स्पीकर उस क्राइसिस को खड़ा किसने किया और क्यों, क्या मकसद है उससे? मेरा तो सवाल ही यह है कि आज आप खुद कौम को तकसीम कर रहे हैं। और जनाबे वाला ये भी एक दिलचस्प काम हुआ, ये मॉनिटरिंग जजेस का एक अजीब काम शुरू हो गया। ये कभी सुना नहीं था कि आप एक तहकीकाती अमल कर रहे हैं और उन तहकीकात के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जज साहब की क़यादत में एक मॉनिटरिंग टीम मुकर्रर कर दी जाती है। इससे पहले पानामा में मॉनिटरिंग जज मुकर्रर किए गए और उसका रिजल्ट क्या आया जनाब स्पीकर? सारी कौम ने देखा कि वो मॉनिटरिंग जज एक मुतनाज़ा फैसले के हामिल साबित हुए। और आज एक जज पे नहीं, आज पूरी अदालत यानी 3 के 3 जजेस का वो बेंच जो है वो मॉनिटरिंग बेंच बन गया है। इस तरह आप अदलिया के इख्तियार को एक्सटेंड करते हुए इंतजामिया का इख्तियार भी अपने हाथ में लेंगे, इलेक्शन कमीशन का इख्तियार भी अपने हाथ में लेंगे, पार्लियामेंट को भी आप ओवरडोज करना चाहेंगे। तो जनाबे वाला इस तरह नहीं हो सकता। पाकिस्तान के अवाम ने इस ऐवान को तश्कील दिया है, पैदा किया है। इस ऐवान ने वो आइन पैदा किया है जिसकी तश्कील और तख्लीक है इस मुल्क की इंतजामिया भी, इस मुल्क की अदलिया भी। और आज इस मुल्क के इस ऐवान और आइन की तख्लीक अदलिया हमें हुक्म दे रही है कि हमने इस मुल्क को कैसे चलाना है। आज तख्लीक खालक को कह रही है कि तुम गलत हो और अपने रवैये की तरफ ध्यान नहीं है। ये तलखियां क्यों पैदा हुई हैं जनाबे वाला? आज हम सारे दोस्तों ने ये बात की है कि हम क्या मुतालबा कर रहे थे। हमारा मुतालबा बड़ा सिंपल था, सब कह रहे थे फुल कोर्ट कर ले। अब फुल कोर्ट जरा हमें बताया जाए जनाबे स्पीकर। हमें तो कहते हैं सियासतदान एक दूसरे के साथ हाथ नहीं मिलाते, बड़े तल्ख होते हैं। जिस अदालत का अपना यह हाल है कि आधे जज दूसरे आधे जजों से हाथ नहीं मिलाते, उनके साथ बेंच पे नहीं बैठते, वो इस कौम की क्या लीडरशिप फराहम करेंगे और क्या अखलाकी दरस देंगे हमें? वो क्या कानून साजी और क्या फैसले देंगे जिस पर अमल दरामद हो सकेगा? जनाबे वाला फिर ये जी जुडिशलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स हो रही है। आप अपने फैसलों के जरिए इस मुल्क की सियासत का रुख मुतय्यन कर रहे हैं। पाकिस्तान इस बात का मुतहम्मल नहीं है और दुनिया भर में जहां कहीं इस तजर्बे का इआदा किया गया है, ये तजर्बा बुरी तरह नाकाम हुआ है और कौमों को और बड़े मसाइल का शिकार करके गया है। आपने फैसले दिए, सियासी इश्यूज पे फैसले दिए, अल्टीमेटली बहरान हल नहीं हुए। क्या हुआ? इस मुल्क के अंदर बड़े अहम फैसले हैं, आपने नजरिया जरूरत दिया, क्या बहरान हल हो गया? आज सुनिए आलम आप पे क्या तबर्रे बोल रहा है, सुनिए ना लोगों की आवाज सारी दुनिया में। आपने मार्शल लॉ को जायज दिया कि इसलिए कि जी बहरान पैदा हो गया है, उसका हल निकालना है। क्या हल आ गया कि हल उससे ज्यादा किसी बड़े बहरान में जाके दाखिल हो गया? आज पाकिस्तान उसी का शिकार है। आपने भुट्टो शहीद को फांसी दी, क्या मसला हल कर दिया? आपने कहा था कि यह शख्स इस मुल्क के लिए बड़ा मसला है, मसला हल हो गया? क्या पाकिस्तान में बहरान खत्म हो गए या उससे बहुत बड़े बहरान शामिल में पाकिस्तान दाखिल हो गया? आज सारी दुनिया, आज सारा मुल्क, आज उनके बदतरीन मुखालिफ ये बात कह रहे हैं कि बहुत बड़ा लीडर था, हमसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया। और जब कौमें इतने बड़े लोगों को खो देती हैं और उनके साथ इस तरह का सलूक करती हैं तो फिर खुदाई इंसाफ भी ये है कि उन कौमों को भी अपने किए हुए फैसलों की सजाएं मिलती हैं और आज हम उस फैसलों की सजा पा रहे हैं। लेकिन जनाब आपने फैसला किया, ठहराव आ गया, बेहतरी हो गई क्या? आज सुनिए, पाकिस्तान नहीं दुनिया भर में आप पे तुफ हो रही है उस फैसले पे। हम नहीं कह रहे, ये अलग बात, हमारे दोस्तों ने भी कहा कि हम तो सिर्फ हिस्ट्री स्टेट करने के लिए आपके पास गए, आप हमारा वो मुकदमा भी सुनने को तैयार नहीं है। आपने नवाज शरीफ को एक बेजवाब सजा दे दी और सारी उम्र के लिए नाअहल करार दे दिया। क्या मसला हल हुआ? क्या क्राइसिस सॉल्व हुआ या और बड़ा क्राइसिस शामिल हो गया? आप जैली तरीके से हुकूमतें बनाएंगे, आप हुकूमतों को चलने नहीं देंगे। हमारी हुकूमत के अंदर यूसुफ रजा गिलानी साहब को आपने
डिसमिस कर दी उनकी हुकूमत, डिस्क्वालीफाई कर दिया। सारी पाकिस्तान के अंदर यह बात है कि वो एक गलत फैसला था, मनूवट फैसला था। क्या मसला हल हो गया? आपने मियां नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई किया, पार्लियामेंट चलती रही। यही वो काम था जो बेनजीर भुट्टो शहीद ने सीओडी में किया था। यही वो फैसला था जो सारी क़यादत ने मिलकर किया था। आपने बहरान पैदा किए। हमने पाकिस्तान के आइन के अंदर वो रास्ते रख दिए कि ये सिस्टम डिस्टेबलाइज ना हो, बल्कि ट्रांजिशन स्मूथ होती रहे। आज जनाब स्पीकर फिर वही काम शुरू है। आज फिर अदालतें वो बहरान पैदा कर रही हैं। आज मैं आप सवाल करता हूं जज साहब से, आज मैं अदालत से और इस मुल्क के लोगों से सवाल करता हूं, क्या पंजाब की असेंबली, क्या खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली किसी असूली बुनियाद पर तोड़ी गई थी? पंजाब का चीफ मिनिस्टर, जिसको आइन इख्तियार देता है असेंबली तोड़ने का, बिलाशुबा देता है, लेकिन वन कंडीशनल नहीं है। बट यहां तो और सूरत हाल है जनाब स्पीकर। यहां तो यह है कि वो बंदा चौधरी परवेज इलाही साहब जो चीफ मिनिस्टर था, वो असेंबली तोड़ने से पहले भी ऑन रिकॉर्ड है, वो कहता था कि ये गलत फैसला करा रहे हो, बिल्कुल ना तोड़वाओ, नुकसान होगा। और जब असेंबली टूट गई तो बहुत कुछ कहा। राजा साहब ने भी आज उसका जिक्र किया और भी बहुत सारे अल्फाज कहे। उन्होंने कहा ये असेंबली तोड़ के अब भुगते, मैं नहीं तोड़ना चाहता था। जनाब स्पीकर, ये कहां लिखा है? अगर आइन पे अमल करना है जज साहबान, अगर सिर्फ सीधी लाइन पे चल के बातें करनी है तो फिर आइन में लिखा है कि वजीर आला अपने आजादाना दिमाग से फैसला करेगा। वो किसी के कहने पे जबर के तहत असेंबलियां नहीं तोड़ेगा। अगर जबर के तहत गलत तरीके से असेंबलियां तोड़ेगा तो उसके खिलाफ फैसले मौजूद इन्हीं अदालतों के। लेकिन क्या करें जनाब, वाहे शोमी किस्मत, हमें हो क्या गया? इसलिए कि यहां फैसले भी मर्जी के आते हैं, आइन एक है। ऐसे मेरी आपसे गुजारिश है जनाब, आपका इदारा ये पार्लियामान, ये आइन बनाने वाला भी है, आप आइन की किताबें भी छपवाते हैं और मुसद्दका किताबें होती हैं। मेरा ख्याल है, मेरी तजवीज़ है कि आप पाकिस्तान के मुख्तलिफ इदारों में और ख़ास तौर पे हमसाये में उन कापियों को भी भेज दें। मुझे तो लगता है कि डोगर सन्स की जो गेस्ट पेपर्स वाली किताबें हैं वहां से आइन पढ़ा जा रहा है। हजूर वाला उस आइन में वाज़े तौर पे दर्ज है कि इंडिपेंडेंटली वो अपना माइंड इस्तेमाल करेगा। आज अगर उस फैसले को आप नहीं मानते, हम क्या करें? जनाब स्पीकर, इस वक्त इस असेंबली के सामने और ख़ास तौर पे हुकूमत के सामने कितने फैसले हैं? एक फैसला जनाब चीफ जस्टिस साहब के 3 रुकनी बेंच का है, एक फैसला काजी फाइज ईसा साहब के 3 रुकनी बेंच का है, एक फैसला 5 रुकनी बेंच का है, एक फैसला उन 2 जज साहिबान के एडिशन के बाद 7 रुकनी बेंच का है और एक फैसला 6 रुकनी बेंच का है। जनाब स्पीकर, ये कौन क्या हम गलत मुतालबे कर रहे हैं? अगर हम ये कह रहे हैं कि हजूर वाला जब काजी फाइज ईसा साहब ने फैसला कर दिया था कि आप इस केस की प्रोसीडिंग रोक दें, आपको यह इख्तियार नहीं है, जब असेंबली कानून बना रही है, एक जुडिशियल ऑर्डर आ गया था, आपने एक सर्कुलर के जरिए उस ऑर्डर को खत्म किया और फिर कहा कि अब उसकी वजूद खत्म हो गया, आगे चले केस। वकला ने अदालत में कहा कि हजूर वाला काजी साहब के केस के फैसले के बाद उस फैसले को देखें, इसका पहले फैसला करें। कहा नहीं, वो खत्म हो गया, आप आगे चले। अच्छा जी, आगे चल पड़ते हैं। आगे चल के आपने क्या किया? हमारा तो सवाल यह है कि उसके बाद आपने अपने फैसले के अंदर उसका जिक्र फरमाया, उसको सेटिसाइड किया। उसको क्यों जिक्र किया? अगर वो फैसला नॉन इशू था तो उसको डिबेट क्यों किया? अपने फैसले में मेंशन क्यों किया? और फिर वो फैसला देने के बाद अचानक 5 मिनट के लिए एक फरमाइशी अदालत बैठती है, 6 रुकनी बेंच बैठता है और वो 6 रुकनी बेंच उस 3 रुकनी बेंच के फैसले को सेट असाइड कर देता है। हजूर वाला, या आपका फैसला गलत है, या आपका सर्कुलर दुरुस्त था, या 6 रुकनी बेंच का फैसला। और अगर 6 रुकनी बेंच का जुडिशियल ऑर्डर दुरुस्त है तो फिर आप 3 रुकनी बेंच में जो फैसला करके उठे हैं वो 3 रुकनी बेंच अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, इल्लीगल था, वो काजी फाइज ईसा की जजमेंट के तहत इल्लीगल था। अब हम क्या करें? हम 3 रुकनी बेंच का फैसला माने आपके का, हम काजी फाइज ईसा का फैसला माने, हम 5 रुकनी बेंच का फैसला माने, या 7 रुकनी बेंच का फैसला माने, या 6 रुकनी बेंच का फैसला माने? ये तमाशा हमने लगाया है। आज इसीलिए अदालत, पार्लियामान, आज इसीलिए सियासी जमातें ये कह रही हैं हम आपकी तौहीन नहीं करना चाहते। इसीलिए हम कह रहे थे और आज भी कह रहे हैं कि इसका हल यही है। आप हमें मशवरे देते हैं कि आओ बैठ के बातें करें, सियासत में रास्ते निकालें। बिलाशुबा डेमोक्रेसी डायलॉग से चलती है। इमरान खान के 5 साल, उससे पहले भी, लेकिन 5 साल के इमरान खान के कंडक्ट से, जब वो हुकूमत में थे तब भी
हमने उन्हें कहा कि इकट्ठे मिलकर चलते हैं, केसेस हम भुगत लेंगे। हमें गालियां दी। हमने तो कहा था चार्टर ऑफ इकोनॉमी करो, हमने तो कहा था, किसी ऐवान में खड़े होकर मेरे चेयरमैन ने कहा था कि इमरान खान कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। इसी ऐवान में खड़े होकर आसफ जरदारी साहब ने कहा था कि इमरान खान हम तुम्हारे साथ चलने को तैयार हैं, इस मुल्क के चैलेंजेस बहुत बड़े हैं। जनाब स्पीकर, क्या हमारी ये फरमाइश कर दीजिए। मैं बस इसको खत्म करता हूं जी। ये दिल के फफोले हैं, जितने चलते जाएं खत्म नहीं होते। लेकिन जनाब स्पीकर, गुजारिश ये है कि हमें राय दीजिए। और आज मुझे अपने दोस्तों से एक दो तीन शेर सुनाने हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा गिला अपने मुस्लिम लीग वाले साथियों से कर रहा है, और यही वे फॉरवर्ड भी है जनाबे वाला। COD पे अमल हो रहा था राजा साहब, आप उसके जनाब स्पीकर, आप भी, नवीद कमर साहब भी तशरीफ फरमा है, आप उस COD के प्रोसेस का हिस्सा थे। उस COD में पाकिस्तान की जुडिशल हिस्ट्री के ऊपर नजर रखते हुए जहां पाकिस्तान के सियासी इश्यूज का और दीगर इश्यूज का हल निकालने की बात की गई थी, उसके रास्ते दिए गए थे, वही मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने मियां नवाज शरीफ से मिलकर, सर छोटी सी बिल्कुल सिर्फ एक मिनट का और आपको तकलीफ दूंगा, तो उन्होंने जो फैसला किया था उसमें उन्होंने कहा था कि जजेस की अपॉइंटमेंट इस ऐवान के अंदर से होनी चाहिए, इस तरीकाकार को बदलना होगा। उस वक्त उन्होंने कहा था कि ये जो क्रिमिनल और सिविल लॉ के प्रैक्टिस करने वाले लोग हैं, ये आईनी अदालतें नहीं चला सकते, इस मुल्क के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बननी चाहिए। आज पाकिस्तान उसी मसले का शिकार है जनाब स्पीकर, और अगर उस मसले का उस वक्त हल कर लिया जाता तो फिर ये मसला ना होता। आज भी मैं आखिर में ये दो शेर हैं जो आपकी नज़र करता हूँ, और अपने दोस्तों से भी गुजारिश करता हूँ कि हमें इस घड़ी में जहाँ हिजान ने हम सबकी होश को अपने काबू में किया हुआ है, एक जकड़बंद लगी हुई है, इससे निकल के हमें सोचना होगा। फिर भी हमें डायलॉग के रास्ते पैदा करने होंगे, और इमरान खान को भी और जनाब जज साहब को भी ये शेर उनकी नजर है जनाबे वाला कि रिश्ताए दीवारो दर तेरा भी है मेरा भी है, मत गिरा इस घर को, ये घर तेरा भी है मेरा भी है, और तेरे मेरे दम से कायम हैं यहाँ की रौनकें, तेरे मेरे दम से हैं कायम यहाँ की रौनकें, मेरे भाई ये नगर तेरा भी है मेरा भी है, और क्यों लड़े आपस में हम एक एक संगे मील पर, इसमें नुकसान सफर तेरा भी है मेरा भी है। ये पाकिस्तान का नुकसान होने से बचाइए, और इस मुल्क में बैठ के अदालत भी और हम भी मिलकर कोई फैसले करने के रास्ते निकालें। बहुत शुक्रिया जनाब।